हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे LCR सर्किट। बिफोर दिस वीडियो वी स्टडीड AC सर्किट विद इंडिविजुअली कंपोनेंट्स लाइक AC सर्किट विद रेजिस्टर ओनली, AC सर्किट विद कैपेसिटर ओनली एंड AC सर्किट विद इंडक्टर ओनली। तो कैपेसिटिव, इंडक्टिव, प्योरली सर्किट हमने डिस्कस किए। अब हम इनके कंबाइन इफेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं कि अगर इन तीनों को एक ही सर्किट में जोड़ दें तो सर्किट का नाम बन जाता है LCR। L फॉर इंडक्टर, C फॉर कैपेसिटर, R फॉर रेजिस्टेंस। और वो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होंगे जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहे हैं। हमने तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उसको VR नाम दे दिया, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा उसको VC, और जो इसके अक्रॉस होगा उसको VL हमने नाम दे दिया है। ये आपको हमने लास्ट वीडियो में ही डिस्कशन किया था कि जो हमने इंडिविजुअल इफेक्ट पढ़े हैं, जैसे करंट कैपेसिटर में 90 डिग्री से आगे चलता है वोल्टेज से, इंडक्टर में पीछे चलता है, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपने पढ़ा था, XC से उसको डिनोट करते थे। इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस आपने पढ़ा था, XL से डिनोट करते थे। वो सारी चीजें यहाँ पर डायरेक्टली यूज होने वाली है। तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। कंसिडर अ सर्किट containing resistor, inductor and capacitor. Let an EMF E is equal to E node sin omega t is अप्लाई टू सर्किट। हमने एक EMF E जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो इसके अप्लाई करने के बाद देखिए, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? VR इक्वल होगा आपके पास, जैसे कि आपने ओम्स लॉ पढ़ाई है, V का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ हो जाएगा I और ये हो गया आपके पास R। I नोड बोल सकते हो आप, मैक्सिमम जो करंट हो सकता है वो यहाँ पर आएगा। R यहाँ पर रेजिस्टेंस, हमें पता है रेजिस्टर सर्किट के केस में, रेजिस्टिव सर्किट में हम R से ही अपोजिशन को शो करते हैं। और ये भी आपने पढ़ लिया था कि वोल्टेज और करंट जब सिर्फ रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो दोनों सेम फेज में होते हैं। ये हमने पढ़ा था AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में। तो अब दूसरे कंपोनेंट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, तो वो हो जाएगा VC इज इक्वल्स टू I नॉट XC, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस का रोल जो है वो XC प्ले करता है, जिसे आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी बोलते हो। तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ हमें पता है कि कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री से आगे है, या फिर आप ये कह सकते हो वोल्टेज 90 डिग्री से पीछे चल रही है हमारे पास। तीसरा आ जाता है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, VL इज इक्वल्स टू I नॉट XL। ये पता है आपको, रेजिस्टेंस का रोल यहाँ पर जो है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस प्ले करता है, और इंडक्टर के केस में वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चलती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि करंट जो है वो पीछे चलता है। एक चीज और, आप अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही है आपको, तो आप एक चीज ये याद रख सकते हो, PAS, इसका मीनिंग है पीछे, आगे, सेम। LCR के ऊपर आप ऐसे याद रख सकते हो, करंट के बारे में बातें हो रही हैं, पीछे करंट इंडक्टर में पीछे है 90 से, आगे 90 से आगे है, सेम रेजिस्टेंस पे सेम चलता है। तो LCR को आप ऐसे पास बोल के भी याद रख सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि कैसे याद रखा जाए कि कैपेसिटर इंडक्टर में चीजें कैसे चेंज हो रही हैं, अब इन सेम तीन चीजों को हम ग्राफ के मेथड से, PI ग्राफ के मेथड से शो करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा उस चीज को। ये आपके पास x एक्सिस है, इसको हम रेजिस्टेंस के लिए शो करते हैं, और ये देखते हैं कि रेजिस्टेंस के केस में I
और E यानी कि पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में थे, तो इसका मीनिंग है I भी इसी फेज में था तो V भी इसी फेज में था, दोनों एक ही फेज में ट्रेवल कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने इसको VR से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही आप गए कैपेसिटर की बारी में, तो कैपेसिटर के केस में आपको पता है वोल्टेज पीछे हो गई, तो इसका मीनिंग है करंट जो है वो आगे हो गया। लेकिन यहाँ y एक्सिस पे हम वोल्टेज को शो कर रहे हैं, तो बात वोल्टेज की करेंगे, तो वोल्टेज कैपेसिटर के केस में पीछे हो गई। पहले वोल्टेज यहाँ थी, R के केस में पीछे होने का मीनिंग है ये वाली वोल्टेज 90 डिग्री से यहाँ आ गई, तो इसको नाम दे दिया आपने VC। ये 90 डिग्री का एंगल है, पहले जो चल रही थी उससे 90 डिग्री पीछे आ गई VC के केस में। अब बात करें अगर हम L की, तो वहां पर वोल्टेज 90 डिग्री से आगे चलती है, तो VR के कंपैरिजन में VL जो होगी वो यहाँ होगी, ये 90 डिग्री आ गया आपके पास। ये डायरेक्शन हमने शो की कि अगर VR यहाँ है तो इंडक्टर के केस में ये अगर I एक्सिस है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है करंट से I को, तो इसी के विद रिस्पेक्ट आपको बताना है कि यहाँ पे करंट जो है वो 90 डिग्री आ, यहाँ वोल्टेज पीछे है कैपेसिटर केस में, इंडक्टर के केस में करंट से 90 आगे चल रही है। लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, आपको इन दोनों में से एक कंपोनेंट को बड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि दो एक्सिस का, दो वेक्टर का तो कंपोनेंट निकाला जा सकता है। इस फिगर का ऐसे तीन उसका हम रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेट VL इज लिटिल बिट ग्रेटर देन VC। अगर VL VC से बड़ा है, अगर ये 100 है तो ये मान लो 90 है, और दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट है, ये डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो जब रिजल्टेंट निकालोगे ये 100 है ये 90 है, तो रिजल्टेंट इसी एक्सिस पे आएगा, चाहे 10 आए पर एक्सिस तो यही होगी। तो हम मान लेते हैं जो रिजल्टेंट है वो ये यहाँ तक रिजल्टेंट मान लिया, जो किसके इक्वल है VL माइनस VC, ये है इन दोनों का रिजल्टेंट। अब एक वेक्टर तो हो गया VL माइनस VC, एक वेक्टर था आपके पास VR, दो वेक्टरों को टेल से जोड़ दिया, तो रिजल्टेंट क्या हो गया आपके पास E, जो एंगल बना है फाई विद बेस। 3 को 2 में किया, 2 का रिजल्टेंट निकाल लिया। अब ए जो है वो इसका रिजल्टेंट है, जो बेस के साथ एंगल क्या बना है फाई। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एज VC एंड VL आर अपोजिट इन डायरेक्शन, एज VC एंड VL आर अपोजिट इन डायरेक्शन, then their resultant is VL minus VC, और ब्रैकेट में लिख देना है if VL greater than VC। ये तभी पॉसिबल है जब आपने VL को बढ़ा लिया है VC से। अगर इसको बढ़ा लेते तो रिजल्टेंट यहाँ आता और फिर रिजल्टेंट आपको इस तरफ शो करना पड़ता। तो नाउ रिजल्टेंट ऑफ VR एंड VL माइनस VC, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा आपको फॉर्मूला पता ही है, दो वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला। अगर आपने इसको नाम दिया है E, तो आपके पास यहाँ आ गया, देखिए E नोड इसको दे दीजिए, क्योंकि करंट को आप I नोड से रिप्रेजेंट कर रहे हो पीक वैल्यू से। E नोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। A स्क्वायर है VR का स्क्वायर, B है यहाँ पर ये, तो VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में तो एंगल कौन सा है 90 डिग्री का, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाले टर्म हम लिखते ही नहीं, इसको इतना ही हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। तो अब इनकी वैल्यू अगर पुट करें, ये वैल्यूज आपने ऑलरेडी लिख रखी है, VR VC और VL की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए I नोड R दोनों का स्क्वायर प्लस I नोड यहाँ पे आ गया आपके पास XL माइनस I नोड XC का होल स्क्वायर। यहाँ से भी I नोड बाहर आएगा, यहाँ भी I नोड का स्क्वायर है, दोनों से कॉमन लेके बिल्कुल बाहर निकालेंगे तो आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा I नोड, और अंदर रह जाएगा R स्क्वायर XC
XL माइनस XC का स्क्वायर और यहाँ क्या आ गया E नोट। अब आपको क्या करना है, I नोट को अपोन में लेके जाना है, तो ये आपके पास आ जाएगा E नोट अपोन में I नोट, इधर रह गया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये क्या है, V अपोन में I इक्वल होता है R के, लेकिन हम यहाँ पर R ना देके एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करेंगे, वो है आपके पास Z। Z को बोलते हैं इंपीडेंस। देखिए R रेजिस्टेंस है रेजिस्टिव सर्किट के लिए, XC रेजिस्टेंस है कैपेसिटिव सर्किट के लिए, XL रेजिस्टेंस है इंडक्टर सर्किट के लिए। लेकिन जब हम तीनों को कंबाइन कर दें तो इन तीनों का जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा उसको हम बोलते हैं इंपीडेंस, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला हो गया R स्क्वायर XL XC का स्क्वायर अंडर रूट, और ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास इंपीडेंस का। ये है हमारे पास रिजल्टेंट जो LCR सर्किट से हमें निकालना था। अब ये आपको पता ही है कि जब हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं वेक्टर का, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं निकालते, डायरेक्शन भी निकालते हैं। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो टेंजेंट बीटा, ये है रिजल्टेंट का एंगल, सॉरी बीटा की फाई, तो टेंजेंट इक्वल होगा आपके पास परपेंडिकुलर बाय बेस के। परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ अगर हम करें और इसको यहाँ से मिलाएं, नेमिंग अगर आप बात करो इसको A B C D की बात करो तो C B अपोन में बेस जो है वो आपके पास क्या है A B, और A B की वैल्यू है B R, और C B क्या है, C B इज पैरेलल टू दिस, C B किसके पैरेलल है, इसके A D के, और इसकी वैल्यू क्या है V L माइनस B C। तो ये हो गया V L माइनस B C बाय B R। आप इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, टेंजेंट फाई इक्वल्स टू V L की I नोट XL I नोट XC अपोन में I नोट R, ऊपर से I नोट कॉमन लोगे, नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंजेंट फाई इक्वल आ जाएगा XL XC बाय R। ये आ गया आपके पास डायरेक्शन, फाई अलग निकाल सकते हो आप। तो हमने रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकाल लिया और ये आ गया आपके पास डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम इंपीडेंस। एक चीज और जो जनरली आपसे पूछी जाती है क्वेश्चन कंसेप्चुअल में, वो ये कि ये आपको एक्सप्लेन करो कि करंट एकदम से क्यों बढ़ जाता है LR सर्किट में जैसे ही कैपेसिटर को उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। LR का मीनिंग देखो उन्होंने क्या कहा, LR सर्किट का नाम दिया। LR का मीनिंग है कि जिसमें सिर्फ ये और ये है सर्किट में, कैपेसिटर आपने बीच में से हटा दिया। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि LR सर्किट में करंट एकदम से बढ़ जाता है जैसे ही आप कैपेसिटर लगाते हो। अगर कैपेसिटर नहीं है तो इस फॉर्मूले में ये फैक्टर नहीं है, क्योंकि जब कैपेसिटर ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा। बिना इस फैक्टर के Z का फॉर्मूला होगा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसमें कैपेसिटर डालोगे तो फॉर्मूला पहले वाली फॉर्म में आ जाएगा। ये कोई चीज माइनस में आई है, यानी कि Z की पहले जो वैल्यू थी कैपेसिटर के डालते ही Z की वैल्यू पहले से क्या हो गई, कम हो गई। और अगर Z क्या है, रेजिस्टेंस, अगर ये कम हुआ है तो फिर क्या करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हो सकता है मैंने LR बोला है, वो जो है CR कह के L से रिलेटेड कुछ पूछ ले, तो आपको इंपीडेंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वहां पर जवाब देना है। इसके हिसाब से आपको देखना है कि क्या चीज इंक्रीज हो रही है और क्या चीज डिक्रीज हो रही है। तो अगर बात करें हम इंपीडेंस की, सेपरेटली बात करते हैं इंपीडेंस की, क्या है इंपीडेंस, तो देखिए इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस of LCR circuit या effective resistance offered by LCR सर्किट। तीनों कंपोनेंट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंपीडेंस बोलते हैं। Z से इसको डिनोट किया गया है, और SI यूनिट की बात करें तो जो रेजिस्टेंस की होती है वही इसकी होगी ओम।
एक्स एल की भी यूनिट ओम, एक्स सी की भी यूनिट ओम, आर की भी यूनिट ओम और जेड की भी यूनिट क्या रहेगी, ओम रहेगी। एक चीज और आपको सुनने में आएगी जनरली जब आप डील करोगे इंपीडेंस के साथ, एक वर्ड और सुनने में आता है इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल है क्या बेसिकली, देखिए ये जो डायग्राम ग्राफ का आपके पास बना हुआ है, इसके इस पार्ट को बोला गया है इंपीडेंस ट्रायंगल। इस पार्ट को, इसको मैं सेपरेटली बना देता हूं। देखिए इस पार्ट को जब आप सेपरेटली ड्रॉ करोगे, ये देखिए ये क्या है, वी आर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये इसके पैरेलल था तो इसको लिख सकते हैं वी एल माइनस वी सी। ऑल्सो ये था ई उस टाइम, क्योंकि तीनों चीजें ईएमएफ के बेस पे रिप्रेजेंट की जा रही है। अगर इन्हीं तीनों कंपोनेंट्स को मैं रेजिस्टेंस के बेस पे करूं, क्योंकि ट्रायंगल का नाम आपने इंपीडेंस दिया है, तो वी आर की जगह तो मैं क्या लिख सकता हूं, सिर्फ आर। इनकी जगह लिखा जाता है एक्स सी, एक्स एल और एक्स सी, और इनका रिजल्टेंट आपको क्या बताया है, क्या बन गया, तो इसको बोलते हैं इंपीडेंस ट्रायंगल। अगर इंपीडेंस ट्रायंगल हो तो आपको ये डायग्राम वहां पर बना के दिखाना है कि अगर बेस पे ये है, परपेंडिकुलर पे आपका एक्सएल माइनस एक्ससी है, तो जेड जो है वो आपके पास क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये इंपीडेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस का एक हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल भी है, वो है हमारे पास एडमिटेंस। जैसे आपने उसका बताया था फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में जब हम बात कर रहे थे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, ऐसे ही इंपीडेंस का जो रेसिप्रोकल होगा वो होता है एडमिटेंस। ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और आप इसको लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इंपीडेंस। तो A को हम क्या लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 में Z, और A की यूनिट क्या हो जाएगी, जो किसकी थी, कंडक्टेंस की, क्या लिखते थे, ओम इनवर्स, मोह भी बोल देते थे आप उसको, MHO, तो वही यूनिट इसकी हो जाएगी। एक टर्म और हम बीच में एक्सप्लेन कर सकते थे, वो ये कि चलो ये तो हमने, आपने रेजिस्टर का रेसिप्रोकल बताया, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल आया कंडक्टेंस, इंपीडेंस का रेसिप्रोकल आया एडमिटेंस। इनके रेसिप्रोकल की हमने बात नहीं की, इनके भी रेसिप्रोकल होते हैं, जो इसका होगा वही इसका होगा, दोनों के सेम होते हैं, उसको हम नाम देते हैं ससेप्टेंस। इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये इनका आ जाता है रेसिप्रोकल, और यूनिट इसकी भी वही रहेगी, मोह या फिर ओम इनवर्स, क्योंकि है तो ये रेजिस्टेंस का ही आपके पास, तो वही यहाँ पे रहने वाली है हमारे पास। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो एलसीआर के ऊपर था। हमने इससे पहली वीडियो में इन तीनों सर्किट को अलग अलग ईएमएफ सोर्स के साथ जोड़कर देखा। अब हमने उनका कंबाइंड रिजल्ट पढ़ा, तो एलसीआर हमने पढ़ा, उसमें मेन चीज जो थी वो डायग्राम जिसकी हेल्प से हमने इंपीडेंस निकाला, और इंपीडेंस ट्रायंगल के बारे में पढ़ा, और एडमिटेंस और ससेप्टेंस भी हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपने अच्छे से रिवाइज कर लेना है।